आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? सलाम साथियों। आज समकालीन जनमत के इस लाइव पर मैं कुछ मीडिया पे टिप्पणी तो करूंगा ही, और मगर जनरली इस अ, अ, इस पिछले कुछ 2 महीनों के आसपास जितनी भी मीडिया कवरेज हुई है, और वो क्या हो सकता था, क्या हुआ, और इस लॉकडाउन में किस तरीके से एक लोकतंत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं वो हुआ है, मेरे हिसाब से इस बारे में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि हम जानते हैं, अब आने वाले कुछ 10 दिनों में इस लॉकडाउन को 2 महीने हो जाएंगे। और उससे पहले जिस तरीके से लोकतंत्र हमारा चल रहा था, और इन 2 महीनों के बाद ऐसी आशंकाएं बताई जा रही हैं कि एक नया नॉर्मल क्रिएट होने वाला है हमारे देश के लोकतंत्र को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम इस बात पे बात करें, तो अगर मेन स्ट्रीम कवरेज अगर हम मीडिया का देखें, खास करके टेलीविज़न मीडिया का जो कवरेज है, तो ये 2 महीनों में वो किस तरीके से चला। और इसमें अगर आपने देखा हो, टीवी देख रहे हैं या फिर अखबार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच अखबार पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे घर में जिस तरीके से अखबार आ ही नहीं पा रहा है, मैंने फ़ोन किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्कुल ही ठप है। और प्रिंट मीडिया की अभी ऐसी हालत है जहां 12 से 24 पेजों का अखबार आता था, आज वो 8 से 9 पन्नों का ही आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से लॉकडाउन और ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, हमें एक तरीके से टेलीविज़न टीवी से ही आ रहा है। तो इस इसमें अगर मैंने जितना भी थोड़ा बहुत टीवी देखा है, उसमें मुझे एक तरीके से 3 धाराएं दिखी, खास करके टेलीविज़न मीडिया में। अगर एक दो इक्का दुक्का टेलीविज़न चैनल को छोड़ दिया जाए, और जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ टीवी चैनल्स हैं, उसमें किस तरीके से ये जो 3 धाराएं जो कवरेज की होती हैं वो हमें दिख रही हैं। एक तो सबसे पहला जो है कि जो कोविड के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, जितनी भी सूचना आ रही हैं, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की जो 4 बजे की ब्रीफिंग होती है उसी से ही आ रही है। आधे से ज़्यादा लोग अपने कमरों में बंद हैं, रिपोर्टिंग करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और उसकी वजह से कर्फ्यू हर जगह लगा हुआ है। अगर रिपोर्टिंग आप करना चाहें भी तो आप कार या अपने बाइक लेकर नहीं जा पा रहे हैं बहुत जगहों में। बहुत सारे रिपोर्टर्स डरे भी हुए हैं। तो पूरी कुल मिलाकर देखा जाए तो वो 4 बजे जो गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, कभी आईसीएमआर की सूचना आ रही है, या कभी कहीं से जो लव अग्रवाल जो यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी है, वो जो ब्रीफिंग करते हैं उनसे आ रही है। दूसरा, एक कवरेज की जो धारा आई है वो है एक इस तरीके से पुलिस का जो रोल है इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में, उस पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो उसकी छुटपुट स्टोरियां अलग अलग राज्यों से आती रही हैं कि पुलिस ने किस तरीके से इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे हैं उन पे किस तरीके से सख्ती अपनाई जा रही है। और तीसरा, जो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से तबलीगी जमात का जो क्लस्टर है उस पे अधिकांश फोकस रहा, और उससे निकल कर जिस तरीके से मुसलमानों को डीमोनाइज किया गया काफ़ी ज़्यादा चैनल्स में, और उसके उस तरीके का, और तबलीगी जमात, कोरोना जिहाद जैसे लफ्ज़, ये सारे आविष्कार हुए इस पिछले 2 महीनों में। और अभी और इस ये मामला तबलीगी जमात का तभी ठंडा हुआ जब भारत
को दूसरे देशों से प्रेशर बना। यूएस की एक कमीशन, जो रिलीजियस टॉलरेंस की जो कमीशन है, उसने भारत पे खासा ध्यान दिया और उसमें उन्होंने ये सीधा सीधा कहा कि माइनॉरिटीज़ को डिमोनाइज किया जा रहा है। उनको उनको इस तबलीगी जमात क्लस्टर के नाम पर जिस तरीके से उन पे अत्याचार हो रहे हैं या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पुलिस के द्वारा हो रहा है, नेताओं के द्वारा हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रहा है, उस पर बात हुई और भारत का उसमें नाम खराब हुआ। साथ में ही पूरा जो अरब वर्ल्ड है, वो अरब वर्ल्ड हमने देखा कि किस तरीके से इस तरीके से जो सोशल मीडिया कैंपेन चला है एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट के साथ, उस पे काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ। तो भारत एक तरीके से मजबूर हुआ कि वहाँ के अरब में जितने भी इंडियन हाई कमीशंस हैं, उस पे उन्होंने इस चीज़ को रोकने को कहा। ये ऐसा मामला, इस तरीके से जो डीमोनाइजेशन है मुसलमानों का, ये चलता रहा। लेकिन जब तक ये इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया पे बना नहीं, तब तक हमने प्रधानमंत्री तब तक चुप रहे। और जब ये प्रेशर बना, तभी उन्होंने ये ट्वीट किया कि ये कोरोना वायरस किसी भी जात, धर्म और रेस को नहीं, रंग को नहीं देखता है। और इस तरीके से उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये एक तरीके से ये फरमान जारी हुआ कि इस तरीके के जितने भी ट्वीट आ रहे हैं या इस तरीके से जितने भी कैंपेन चल रहा है ग्राउंड लेवल पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ या तबलीगी जमात के क्लस्टर का जो जिस तरीके से डिसप्रोपोर्शनेट कवरेज है, उसको वो टेलीविज़न में एक तरीके से कम हुआ। तो ये तो हमने कुल मिलाकर देखा। इसका इम्पैक्ट जो मीडिया का जो कवरेज था वो ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा रहा। दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर दिल्ली में मैंने देखा कि किस तरीके से अफवाहें हर जगह में फैली कि मुसलमानों को अपनी कॉलोनी में घुसने नहीं देना है। अगर कोई मुसलमान सब्ज़ी बेच रहा है या कोई मैकेनिक है या एसी सर्विस करने वाला है, तो वो खासा उस लोग यहाँ पे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के गांव में जो सरपंच है, पंचायत घर है, इन लोगों ने अनऑफिशियल फरमान गांव में जारी किया कि मुसलमानों को अंदर घुसने नहीं देना है। हालांकि मीट और मछली ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं, मगर चूंकि मुसलमान ही ज़्यादातर इन बिजनेसेस में हैं, तो उन्हें भी, उनकी दुकानों को भी जबरन बंद कराया गया और उनको घुसने नहीं दिया गया। और ख़ास करके मैंने कुछ बात की मुसलमान समुदाय के लोगों से, तो वो लोग काफ़ी एक तरीके से आज से 2 हफ्ते पहले जब काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, उन्हें अपनी आइडेंटिटी से डर लग रहा था, उन्हें अपनी पहचान से डर लग रहा था, और वो किसी तरीके से इस महामारी के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मामला जब ठंडा हो तभी वो अपनी बिजनेसेस में। ये पैटर्न हमने इस तरीके से जो देखा है वो लॉकडाउन से पहले से ही चल रहा है। ये जितने भी दिल्ली के जो दंगे हुए या उससे पहले जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, वहाँ पर मुसलमानों की जानों से ज़्यादा, जाने तो गई, बहुत ज़्यादा गई, उनको मारा गया, लेकिन उससे ज़्यादा जो पूरी तरीके से जो रायट का एक एक्ट था, मतलब वो पूरी तरीके से मुसलमान प्रॉपर्टीज़, उनके घरों को, उनके दुकानों को, उनके बिज़नेस को जलाना, उसमें आर्सन करना और उस तरीके से उन पे अटैक हुआ है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करना। एक तरीके से ये देखा गया कि उन पे एक इकोनॉमिकली उनको क्रिपल कर दिया जाए, उनको मतलब पूरी तरीके से इस ऐसी अव्यवस्था में छोड़ दिया जाए जहाँ पर उनका अपना कुछ नहीं है और उनके हक के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो ये जो 2 महीने में हमने जिस तरीके से देखा, इसका हम लोग सभी अपने अपने जहाँ जहाँ रहते हैं सबने एक तरीके से देखा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तरीके से जो मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट जिसको कहते हैं, उसको एक तरीके से बहुत बड़ा फिलिप मिला, उसको बहुत ज़ोर मिला, और वो ज़ोरों से एक तरीके से हम लोगों की आंखों के सामने इस लॉकडाउन और इस महामारी के दौरान दिखा, जो कि पूरे विश्व भर में कहीं पर भी नहीं हुआ जिस तरीके से इंडिया में ये हुआ। तो ये बात तो एक कवरेज का एक रिपोर्टाज है कि इस तरीके से हुआ।
जब रिपोर्टाज नहीं हो रही है, लेकिन ये मीडिया एक आदर्श भारत में क्या कर सकती थी और क्या, मेरे हिसाब से कि उन्होंने क्या दिखाया उससे ज़्यादा उन्होंने क्या नहीं दिखाया, अगर हम उस पे बात करें तो एक तरीके से हमें समझ में आएगा कि मीडिया का रोल इस मेजॉरिटेरियन, इस कम्युनल सेंटिमेंट और इस प्रो एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट को बढ़ाने में कितना ज़्यादा हो चुका है आजकल। और और ख़ास करके ये जो लॉकडाउन जैसी इस तरीके की जो हेल्थ इमरजेंसी है एक तरीके से, उसमें किस तरीके से उभर कर बहुत ज़्यादा आया है। अगर हमें याद हो तो 2 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले जनवरी से हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इसको सीरियसली लिया जाए और इसको कंटेन करने की कुछ कोशिश की जाए, लेकिन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से इजी रखा पूरे मामले को, और उसको मार्च 13 तक हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रहा था कि कोरोना भारत के लिए इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। और हमें याद हो ये मार्च 13 के ही आसपास जो तबलीगी जमात के फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, ये उसी दौरान ही आए थे। ना उनका कोई चेक रेगुलेशन हो रहा था, एयरपोर्ट में कोई स्क्रीनिंग ढंग का नहीं हो रहा था, और जितने भी बाहर से इस समय केसेस आए तो वो ये गवर्नमेंट की जो लापरवाही है इसी की वजह से आई है, क्योंकि उनका कोई भी एक तरीके से सीरियस एटीट्यूड बना नहीं था उस समय तक कोरोना को लेकर। प्लस एक ये रहा, प्लस उसके बाद अचानक से 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन उस समय भी मीडिया ने ये नहीं पूछा कि जिस देश में 30 लाख से ज़्यादा होमलेस है या जिनके पास घर नहीं है, इतने सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए आपने कोई प्रिपरेशन किया या नहीं। उन्होंने जब लॉकडाउन किया तब कई सारे राज्य ऑलरेडी लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने रात को 8 बजे आकर सिर्फ लोगों को 4 घंटे का समय दिया, बिना कोई प्रिपरेशन के, बिना किसी एक प्लान बताए हुए कि आने वाले दिनों में 21 दिन, उन्होंने ये तो बताया कि आने वाले 21 दिन महाभारत के युद्ध जैसा है, लेकिन उन्होंने इतने सारे लोग जो पूरी तरीके से इनकम लेस हो जाएंगे और जिनका रहने का ठिकाना नहीं है, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हैं, उनका क्या होगा उसका। और सीधा सीधा असर हमने देखा 2-3 दिन के अंदर। ये सारे भी जो पलायन करने वाले जो लोग हैं, ये अपना खुद से ही इंतज़ाम करके चलने लग गए, क्योंकि उनके पास, मैंने आनंद विहार से रिपोर्टिंग की थी उस समय, जब वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो वहाँ पर टिकट लिया जा रहा था उनसे, और लेकिन ये सोचकर लोग आए थे कि किसी तरीके से सरकार उनका समर्थन करके उनको किसी तरीके से घर पहुंचा देगी। वो ऑलरेडी जो आनंद विहार में लोग पहुंचे थे वो ऑलरेडी 200-300 किलोमीटर के लगभग लोग चलकर आनंद विहार पहुंचे थे, ये सोचकर कि यूपी की गवर्नमेंट ने उनके लिए बसेस चलाई हैं। और लेकिन किसी के पास 10 रुपये थे, किसी के पास 20 रुपये थे, जिनके पास पैसे थे उनके पास घर रहने का जो किराया देते थे उसको देने के लिए पैसे नहीं थे। उनके मकान मालिक उनको लगातार तंग कर रहे थे कि अभी हमें पैसा देना होगा, जब उनके पास काम ही नहीं है। तो ये सारी तरीके से ये जो पूरा जो देश की जो 70% जनता है, जो कि अपने डेली वेजेस और कम आमदनी की वजह से हमारे भारतीय शहरों में है, किसी तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा गया। जबकि पूरी जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट की थी वो अचानक से ये हो गया कि लॉकडाउन को किसी तरीके से इम्पोज किया जाए, कि कोई एक इस तरीके की प्लानिंग नहीं थी। अगर लोगों को पहले बता दिया जाता कि आप जो इस तरीके से जो नॉन सैलरीड क्लास है या जो लोग जिनकी आमदनी लिमिटेड है, उनके लिए सरकार क्या करने वाली है, तो वो उस बारे में गवर्नमेंट ने ना कोई रोशनी डाली, ना किसी को ये ज़रूरी समझा कि ये मीडिया को भी बताया जाए कि इनके लिए हम क्या किया जाए। ये और बात है कि मीडिया ने भी ये सवाल सरकार से करना ज़रूरी नहीं समझा। तो उस दौरान एक तरीके से ये पूरी तरीके से मीडिया में ये दिखाया गया
कि लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, मतलब रिजल्ट्स आने ज़रूरी है। किस तरीके से वो रिजल्ट्स आएंगे, ये इस पे कोई बहस भी नहीं हुई। मतलब रिजल्ट्स मैटर, लेकिन प्रोसीजर्स किस तरीके से होंगे, चाहे वो सख्ती से हो, चाहे वो पुलिस माइग्रेंट वर्कर्स पे लाठीचार्ज कर रहे हो, चाहे वो किस तरीके से, ये अगर हो भी तो एक तरीके से मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग है वो उन पे एक सहमति हुई कि, और पूरे व्हाट्सएप मेरी और पूरे मीडिया में इसी तरीके का कवरेज हुआ कि वो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनकी दशा को दिखाने के बजाय वो लॉकडाउन वायलेट कैसे कर रहे हैं, पूरी तरीके से मीडिया का कवरेज उसी पे ही रहा। साथ ही आपने जो पॉलिटिकल कवरेज है वो पूरी तरीके से मीडिया में एक तरीके से ख़त्म हो गई कि अभी ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, उसमें एक तरीके से ही बहुत ही अप्रत्याशित कंसेंसस, सहमति बन गई कि अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कोरोना को ख़त्म करना है और कोरोना के लिए ज़रूरी लॉकडाउन है। ऐसे देश में जहाँ पर इतनी गरीब जनता रहती है और जहाँ उनकी आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ पर इस तरीके से हार्श लॉकडाउन कहीं भी नहीं हुआ। आप इंग्लैंड देखिए, आप यूएस देखिए, जहाँ इटली और स्पेन जहाँ बहुत ही ज़्यादा इस महामारी से अफेक्टेड था, वहाँ पे भी इस तरीके का लॉकडाउन नहीं हुआ जिस तरीके से भारत में हुआ। तो एक तरीके से जुडिशरी, मीडिया, सब ने सरकार का इस तरीके से समर्थन किया कि बिना कोई सवाल पूछे कि एक हफ्ते में लॉकडाउन सबसे ज़रूरी चीज़ है और इसके बारे इसी को चलाया गया पूरी तरीके से। किसी मीडिया एजेंसी ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि ये लॉकडाउन तो है, मगर इन 21 दिनों में भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जाए, किस तरीके से डॉक्टरों को, किस तरीके से नर्सों को एक तरीके से एक सिक्योर माहौल दिया जाए कि इस कोविड का ट्रीटमेंट हो पाए ठीक से, या फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं किस तरीके से लोगों के पास पहुंच पाए, इसकी भी कोई भी चर्चा मीडिया में मैंने नहीं देखी। मतलब गिने चुने एग्जाम्पल्स अलग हैं, और जिस प्रकाशन से मैं आता हूं, द वायर, उन्होंने कुछ कोशिश की, हालांकि उनकी क्षमता बहुत कम है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टेलीविज़न मीडिया इन सारी चीज़ों को दिखाए, लेकिन वो नहीं दिखाया गया। साथ में ही एक पीएम केयर टाइप का एक फंड बनाया गया जिसमें सारे प्रधानमंत्री ने खुद डोनेशन मांग रहे थे उसमें, जबकि ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड ऑलरेडी 1950s से तैयार था। वहाँ पर डोनेशन नहीं मांगकर एक नया फंड बनाया गया जो ना ऑडिट हो सकता है, कौन डोनेट कर रहा है, इसमें कितना डोनेशन आया, और जितने भी डोनेशंस आए भी उसका क्या किया जा रहा है, सरकार ने आज तक ये ज़रूरी नहीं समझा है कि उसका हिसाब दिया जाए। अभी एक आरटीआई के इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि इसको सीएजी भी इस फंड को डोनेट नहीं कर पाएंगे, इसको ऑडिट नहीं कर पाएंगे, मगर एक कोई इंडिपेंडेंट फर्म से करवाएंगे। अब इंडिपेंडेंट फर्म पिछले 6 सालों के एग्जाम्पल पे अगर हम देखें तो वो किस तरीके से होता है, एक तरीके से हमें भी समझ में आता है। इंडिपेंडेंट फर्म किसी को अकाउंटेबल नहीं है, ना वो कहाँ से आ रहा है वो भी सरकार तय करेगी। जो सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है वो पीएम केयर को ऑडिट नहीं कर सकती है। ऐसी एक रियलिटी है जहां पर यूनिवर्सिटीज़, अस्पतालों को, सरकारी पीएसयूज़ जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, सब मिनिस्ट्रीज़ तक भी अपने कर्मचारियों को ये कहकर उनके 1 या 2 दिन की सैलरी पीएम केयर्स में जबरन डोनेट किया गया है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं यूपी में, जैसे जल निगम है, उन्होंने 3 महीनों से अपने लोगों को, अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाए हैं वो लोग, मगर उन्होंने 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए पीएम केयर्स में डोनेट किया। ऐसे ही और जगह में देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस में एडहॉक टीचर्स को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, लेकिन उनसे जबरन 1 या 2 दिन की सैलरी यूजीसी के ऑर्डर पे पीएम केयर्स पे डिला गया।
मामला ऐसा था कि यूजीसी ने सबसे पहला जो रूल निकाला कि सब प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में अपना पैसा डालेंगे, और वो चुपके से बिना टीचरों को कंसल्ट किए हुए लास्ट मोमेंट में वो जो पैसा जो 4 करोड़ के लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकट्ठे हुए थे पीएम एनआरएफ के लिए, उसको डाइवर्ट कर दिया गया यूजीसी के ऑर्डर पे पीएम केयर्स की तरफ। तो इस तरीके से पूरी तरीके से चल रहा है, जो एक ऐसा जो केंद्रीकरण जो सरकारी ताकत का होता है, वैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। मतलब प्रताप भानु मेहता हैं या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जितने भी हैं जो लगातार इंडियन हिस्ट्री को, पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, वो लोग लगातार ये कहते जा रहे हैं कि इस तरीके का सेंट्रलाइजेशन एक इमरजेंसी के दौरान भी नहीं देखा गया था, जिस तरीके से इसको वैश्विक महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है उसमें देखा जा रहा है। तो कुल मिला के, और पॉलिटिकल कवरेज भी अगर आप देखा जाए तो मार्च 23 से पहले 10 दिन तक भाजपा है वो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगी हुई थी। तो आप उस समय और अगर एमपी के, और जब शिवराज सिंह की सरकार बन गई उसके बाद ही लॉकडाउन की घोषणा हुई। लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले कोई भी क्रॉस पार्टी कंसल्टेशन नहीं हुआ। जो केरला और राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेट्स हैं जिन्होंने पहले ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या दिल्ली भी कर चुकी थी सरकार, जो सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि इन लोगों से बात कर पाए। इन बात करके एक प्लान तैयार करे, ट्रांसपेरेंट तरीके से प्लान तैयार करे और लोगों को ये बताया जाए कि वो क्या करने वाले हैं। केरला का एक्सपीरियंस वायरस से लड़ने का पिछले साल 2 साल पहले भी रहा, जब नीपा उनका हुआ। उनको एक एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से क्लस्टर ट्रेस किया जा सकता है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके इस महामारी को रोका जा सकता है। ये ज़रूरी था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस तरीके के एग्जांपल्स, इस तरीके के लोगों स्टेट्स के जो एग्जांपल है उनसे एडवाइस ले और अपना प्लान बनाए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा। अगर उन्होंने कुछ ज़रूरी ये समझा कि इस पूरे वैश्विक महामारी के दौरान नैरेटिव जो है, पॉलिटिकल नैरेटिव उन्हीं के हाथ पर रहे, तो उन्हीं के हाथ में रहे। जब प्रधानमंत्री हमारे आते हैं बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के कि उनका क्या प्लान है, वो कुछ नहीं कहते हैं, और कुछ मतलब एक पेट्रनाइजिंग तरीके से एक प्रवचन की तरीके का एक भाषण देकर चले जाते हैं लोगों के लिए। लेकिन आप डेली प्रेस कवरेज अगर दिल्ली में जो हो रहा है उसमें अगर आप देखें तो उसमें कोई भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फ्यूचर के लिए इंडिया का क्या प्लान है। और आज तक भी ऐसी जब ये हुआ, जो रिपोर्टर्स जो क्रिटिकल सवाल पूछ रहे थे वो उनको बंद किया गया। सिर्फ शुरुआत में जो लोग पूछ रहे थे कि टेस्टिंग किट्स कितने हैं, इस तरीके के जो सवाल हैं, या फिर लोगों के पास, हेल्थ ऑफिशियल्स के पास प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्यों नहीं है, इनको पूरी तरीके से चुप कराया गया। सरकार ने एक अनऑफिशियल फरमान, जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे उनको कहा कि हम लोग लॉटरी सिस्टम से सवाल लेंगे। मगर इंटरेस्टिंग ये है कि उस लॉटरी सिस्टम से हर बार जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, ANI और PTI जैसे ही जो एजेंसी हैं जो कि एकदम साफ सरकारी पक्ष ले रहे हैं, उन्हीं के रिपोर्टर्स को सवाल पूछने दिया गया। वायर या स्क्रोल या इंडियन एक्सप्रेस या NDTV के रिपोर्टर्स को एक बार भी सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। तो ये जो सारी जो घटनाएं हैं, और इस दौरान हमने एक पूरी तरीके से जो लोकतंत्र पे किस तरीके से एक हमला है एक तरीके का, वो पूरी तरीके से देखने में ये आया। और मतलब आप ये समझिए कि मीडिया के पास ये सारे सवाल थे, लेकिन उन्होंने इसको पूछना ज़रूरी नहीं समझा, या फिर एक डिस्कशन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। पहली बात तो ये जो महामारी है वो एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट के अंदर कवर होता है, लेकिन और
जब नेशनल लॉकडाउन से पहले जितने भी जगहों में लॉकडाउन हुआ था, चाहे केरला हो या पंजाब हो या दिल्ली हो, वहाँ पर एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट का ही यूज़ किया जा रहा था और उसके अंडर ये लॉकडाउन हो रहा था। मगर मोदी जी ने ये किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की घोषणा कर दी। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में बना है वो केंद्र को बहुत ही ज़्यादा पावर देता है। इसमें इसमें सारे स्टेट्स को एक नेशनल गाइडलाइन मानना होगा, नेशनल प्लान मानना होगा। अगर आपकी स्टेट में कोई अलग तरीके की रियलिटी है, जैसे छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जगहों में कोरोना का एक भी केस नहीं है, बहुत सारे, वैसे ही उड़ीसा के जो वेस्टर्न उड़ीसा में है, एक भी वहाँ पर एक भी केस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स में एक भी, लेकिन उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार उनको भी लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। और ये लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा ये पूछना कि जब हमारी आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो चुकी है तो जहां हम आर्थिक तरीके से वो जो मंदी को बचाने के लिए लोगों को जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वहां पर क्यों नहीं दिया जाए। आप ये कर सकते थे कि इंटर स्टेट ट्रैवल बंद कर सकते थे, वहाँ पे लोगों का आवाजाही जो हो रहा था बाहर से वो बंद कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे सारे पूरी तरीके से जो लॉकडाउन करके उससे क्या फ़ायदा हुआ, अभी तक सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और रिपोर्टर्स और मीडिया एजेंसीज ने भी इस पे ज़्यादा सवाल किए नहीं हैं। और इसी दौरान जहाँ पर ऐसा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो रहा है, आप बिना वारंट के अरेस्ट हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो आपको 1 साल की सज़ा हो सकती है। अगर आप नेशनल गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तब भी आपको सज़ा हो सकती है। जब तक 2 हफ्ते के अंदर, जब केरला ईज़ एग्ज़िट कर ये लॉकडाउन से निकलने की तैयारी कर रहा था कि धीरे धीरे हम तैयारी कर ले, क्योंकि उन लोगों ने वो जो कर्व है उसको फ्लैटन कर चुके थे वो लोग, तो केंद्र ने ज़बरदस्ती वहाँ कोर्ट पे अपील की कि अभी इनका जो एग्ज़िट है, केरला का जो एग्ज़िट है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वायलेशन है और ये नहीं कर सकते हैं, इसीलिए केरला को फोर्सफुली लॉकडाउन का पालन करना पड़ा। साथ में ही एक जो फेडरल रिलेशंस है, जो सेंटर और स्टेट, ये जो लोकतंत्र का एक बहुत ही बड़ा जो स्तंभ है और जो एक तरीके से जो चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरी तरीके से जो सत्ता का, पावर का जो केंद्रीकरण हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान, इसके बारे में भी ज़्यादा बातचीत हुई नहीं। क्यों? आप एक जब पहले क्या, ये जग जाहिर है कि केंद्र से ज़्यादा अच्छा काम कई सारे स्टेट्स ने किया है इसको कोविड महामारी से बचने के लिए। उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन लोगों ने, मतलब जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने सही में इस देश को रास्ता दिखाया है कि किस तरीके से लड़ा जा सकता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो उड़ीसा हो और कुछ हद तक दिल्ली भी। मगर लेकिन ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें पूरी तरीके से जो सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है उसमें पूरी तरीके से स्टेट्स को क्रिपल करने का काम किया गया है। अभी जैसे स्टेट्स लगातार फंड्स मांग रही है, लेकिन सेंटर अभी तक कोई फंड ज़्यादा उस तरीके से पर्याप्त मात्रा में उन्होंने दिया नहीं है। हालांकि पीएम केयर्स में कई बिलियंस डोनेशन हुआ है, उस पैसे का क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। हाँ, सारे स्टेट्स आज ये कंप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके का हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब वो खुद से लॉकडाउन के जब 2 हफ्ते हुए थे तो वो तब तक वो खुद से ही सारा हेल्थ इक्विपमेंट और टेस्टिंग किट्स खरीद रहे थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन्वोक कर सेंटर ने ये रूल जारी किया कि ये जो पीपीई है, जो हेल्थ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है और जितने भी टेस्टिंग किट्स है वो सिर्फ सरकार ही खरीद सकती है और स्टेट्स को डिमांड करना होगा कि आपको कितना चाहिए। और सरकार तो इसमें एक तरीके से अब खरीदारी का क्या क्या मतलब है कि एक सिंगल सोर्स ऑफ खरीदारी हो, वो हम समझते हैं कि क्यों हो रहा है। और लेकिन इसमें भी जैसे बिहार ने 10,000 किट्स मांगे थे तो केंद्र ने उन्हें 200 से 250 ही किट्स दे पाए वो लोग।
तो सारी तरीके से स्टेट्स आज आज के डेट में पूरी तरीके से सेंटर पे निर्भर है, केंद्र पे निर्भर है, और केंद्र के मर्जी पर है कि वो सेंटर किस तरीके से इस वैश्विक महामारी से लड़े। अगर वो चाहते हैं, अगर स्टेट्स चाहते हैं उनके लिए कुछ यूनिक सिचुएशन में वो यूनिक सॉल्यूशंस लाएं, तो ये वो कर नहीं सकते हैं, और ऐसा कभी भी हुआ नहीं था। प्लस जो सबसे बड़ी बात दिखी इस लॉकडाउन में, वो एक इतनी ज़्यादा लॉकडाउन को लेकर सहमति है मिडिल क्लास के अंदर। ज़्यादातर बुद्धिजीवी भी मध्य वर्ग से ही आते हैं, और उन्होंने लॉकडाउन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। अब बाहर जाइए तो एक तरीके से 2 महीने, लास्ट 2 महीनों में भारत पूरी तरीके से एक पुलिस स्टेट हुआ है, क्योंकि ये लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने का की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। तो अगर आप यहाँ पे मीडिया की जो कवरेज रही है, वो पुलिस किस तरीके से बढ़िया तरीके से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर रही है उस पे ज़्यादा फोकस रहा। ये इस पे फोकस नहीं रहा कि पुलिस किस तरीके से हाई हैंडेड तरीके से, किस तरीके से दुर्व्यवहार करके, लाठीचार्ज करके अनेक जगह, अलग अलग जगहों में किस तरीके से अपने पावर को मिसयूटिलाइज कर रही है, और किस तरीके से अनेक किस्से आए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से गरीबों पे जो पुलिस का जुल्म है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, और पूरी तरीके से लोग पुलिस से आज डरे हुए हैं। तो ये पुलिस स्टेट जो जिस तरीके से ये पूरा बन गया है, उसमें फ़ायदा जनता को तो हो नहीं सकता, वो उसमें फ़ायदा, और ये इतना ज़्यादा पावर अगर आप केंद्र को देते हैं, और ये केंद्र की एजेंसियों को देते हैं या सरकारी एजेंसियों को देते हैं, तो उसमें लोकतंत्र का एक तरीके से, जो लोकतंत्र में जो फ्रीडम्स मिलते हैं, जो आज़ादियाँ मिलती हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अभी इस तरीके का हो गया है कि जहां एग्जीक्यूटिव, जो 3 स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, ये तीनों में एक सहमति बनी हुई है कि अभी जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो पूरी तरीके से अभी प्रायोरिटी में नहीं आते हैं। अभी सिर्फ इस वैश्विक महामारी के बचने के लिए जो सरकार कर रही है उसका हमें समर्थन करना है। हालांकि ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इस वैश्विक महामारी से ज़्यादा लोग भूख प्यास और अपनी मजबूरियों से ज़्यादा आहत होंगे, ज़्यादा मरेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ज़्यादातर पुलिस जितना भी पता चल रहा है कि वो इस तरीके की घटनाओं को छुपा रही है या फिर ध्यान नहीं दे रही है। कई सारे लोगों में हमें भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जहाँ लोग मरे हैं, जहाँ पे गर्भवती महिलाओं के बच्चे मरे हैं, लेकिन इनके रिपोर्ट्स, इनको क्राइम में नहीं माना जा रहा है। तो एक ये बात हुई, प्लस इस पुलिस स्टेट्स का एक डायरेक्ट असर हुआ कि मीडिया फ्रीडम और ये जो लॉकडाउन से पहले जो ये पूरा दिसंबर से लेकर ये जो पूरा जो आंदोलन चल रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर और एनआरसी को लेकर, इस पे पूरी तरीके से पुलिस ने क्लैम्प डाउन किया है हर जगह। दिल्ली में ही देखा है कि मतलब जब पुलिस इतनी सारा लॉकडाउन चल रहा था तो ये जामिया के स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार किया गया। कश्मीर में जो जर्नलिस्ट है उनको गिरफ़्तार किया गया, और वो भी यूएपीए के अंडर किया गया है, जो कि एक एंटी टेरर लॉ है। इस तरीके से अब आज के डेट में टोटल 24 जर्नलिस्टों पे को गिरफ़्तार कर चुके हैं, और कई सारे लोगों पे नोटिस या पुलिस कंप्लेंट जारी हो चुकी है। अंडमान से लेकर कश्मीर तक कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पर जर्नलिस्टों पे अटैक नहीं किया गया है, और ये ज़्यादातर जर्नलिस्ट वही हैं जो कि ऑफिशियल लाइन पे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग ग्राउंड रियलिटी जो है, लोगों की कहानियाँ, जो प्रो पीपल रिपोर्टिंग जिसको कहा जाता है, वो जनरली वो उजागर कर रहे हैं। ये साथ में ही ये आपने देखा आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने मतलब इस लॉकडाउन के दौरान इस केस को प्रायोरिटी दिया, और उन्होंने अप्रैल 14 तारीख को सरेंडर किया गया इसमें, और सारे उनके जो बेल पिटिशंस थे वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है इस दौरान जब ये पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है। और फिर
तो ये सारी जब बात हो रही है तो हम तो कुल मिला के ये मीडिया का जो पूरा उसी तरीके का जो ये रहा, और इसमें पूरी एक तरीके से जो वर्ग का जो क्लास चैज़म जिसको कहते हैं, किस तरीके से ये बात पूरी तरीके से उजागर होकर आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान ना ही सरकार का, ना ही मीडिया का, ना ही इंडिया के जो मिडिल क्लास बुद्धिजीवी है उनका फोकस देश के गरीबों पर है। पूरी तरीके से वो मिडिल क्लास ने जिस तरीके से लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन अपने सारे जो सोसाइटीज़ और अपने जो कॉलोनीज़ में उस लॉकडाउन का भी एक एग्रीवेटेड फॉर्म, मतलब जो उससे भी स्ट्रिक्ट नियम कानून पालन करने में वो लोग आगे रहें। ऐसे नोएडा और गुड़गांव और गाज़ियाबाद की अनेक सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे RWA ने एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से लोगों की आवाजाही बंद कर दी। पूरी तरीके से जो पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन RWA भी उनसे कम नहीं थे। पूरी तरीके से गरीबों को एक तरीके से काट देना अपनी ज़िंदगियों से, और गरीब लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये अमीरों की बीमारी है और हमें उनसे आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखिए कि ऐसा हुआ कि ये मिडिल क्लास हर जगह में जिस तरीके से इस लॉकडाउन को एक्सेप्ट किया उन लोगों ने, उसके साथ साथ ये भी एक्सेप्ट किया उन लोगों ने कि गरीब अब मैटर नहीं करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों से काट दे। जो इंडिया का जो वर्किंग क्लास है वो पूरी तरीके से उनको अपने वर्ल्ड के अलावा उनको और कुछ नहीं दिखा इस लॉकडाउन में। और ये हमेशा से यही था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये ज़्यादा दिखा। ये किस तरीके से अनटचेबिलिटी, किस तरीके से जो पूरी तरीके से काट देना लोगों को, जो हेल्प्स हैं, जो घर के लिए घर में आकर उन्हीं के सुविधाओं के लिए काम करते हैं, या फिर बाहर के फ्रूट सेलर्स है, या फिर जो रेडी वाले हैं, इनको अपने कॉलोनियों में घुसने नहीं देना है। ये पूरी तरीके से ऐसे मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में अनेकों इस तरीके से केसेस हुए भारतीय शहरों में, जहाँ पे पूरी तरीके से उनको काट दिया गया। और तो इन सब चीज़ों में मीडिया का हमेशा एक ये रोल रहा कि उन्होंने जुडिशरी को एक तरीके से मोर और लेस ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट किया है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि जुडिशरी का जो रोल भी इतना ज़्यादा क्वेश्चनेबल रहा, खास करके सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मीडिया की ज़्यादा रिपोर्टाज कुछ हुई नहीं। मतलब आप लॉकडाउन की शुरुआत से देखिए कि चीफ जस्टिस एक मिनिमम वेजेस माइग्रेंट लेबरर्स को मिलना चाहिए इस पिटीशन में की हियरिंग पे ये कहते हैं कि अगर सरकार खाना दे रही है तो उनको मिनिमम वेजेस क्यों चाहिए। साथ में अगर आपने देखा कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो बात हुई, तो माइग्रेंट वर्कर्स पे उन्होंने बड़े ही आसानी से सरकारी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया कि जो आनंद विहार में सारे लोग इकट्ठे हो गए वो एक फेक न्यूज़ की वजह से आए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं समझा कि सरकार से सवाल पूछा जाए कि आपका प्रिपरेशन इसके लिए क्या था। आप जानते हैं कि देश में करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लॉकडाउन शुरू होने से पहले आपने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा। ये सुप्रीम कोर्ट लगातार पूछती रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नहीं पूछा उन्होंने। और फिर अभी आप देखिए कि मीडिया पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि उनको जो भी कोविड रिपोर्टिंग हो रही है वो ऑफिशियल वर्जन ही होना चाहिए। उनका एग्जैक्ट वर्ड जो है कि उनको रेफर और पब्लिश सिर्फ ऑफिशियल वर्जन ही करना है, फेक न्यूज़ से बचने के लिए। तो इस आदेश का फ़ायदा उठाकर सरकार ने सारे मीडिया एजेंसीज़ पे ये फरमान जारी किया कि आप कोविड रिलेटेड स्टोरीज़ और डेटा बिना सरकार के बिना ऑफिशियल वर्जन के बिना आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से क्लैंपिंग डाउन ही इसको कहेंगे। जिस तरीके से आप मीडिया को, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मीडिया और प्रिंट मीडिया सबसे ज़्यादा इनको फ्री प्रेस होना चाहिए और इनको कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, लेकिन साथ में सरकार ये भी कह रही है कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए जो उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए ख़राब हो। तो अब ये बात तो है ही।
और प्लस उसके बाद ये तीन एग्जाम्पल, तीन उदाहरण दिए मैंने जो मीडिया का रहा, और साथ में अ, एक मीडिया का, एक मिनिमम वेजेस का, और ये अभी अभी हाल ही में जब ये पूरी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सरकार माइग्रेंट वर्कर के ट्रेन के पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो हालांकि वो ले रहे हैं, हर जगह पैसे लिए हैं उन्होंने, और सरकार ने एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया है कि उन्होंने कि 85% कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। कोई 85% एक नोशनल सब्सिडी है, इसको भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, कुछ पब्लिकेशंस को छोड़कर। 85% जनरली ट्रेन के टिकट अगर स्लीपर क्लास का अगर हम कभी भी लेते हैं तो उसमें 47% सब्सिडीज रेलवेज सारे पैसेंजरों को देता है। अब सरकार का ये कहना है कि ये क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है और इसमें 1200 से अधिक पैसेंजर्स नहीं जा सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, और वो अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचकर खाली वापस आ रही है यार्ड पर, तो हमारा जो पूरा रेलवेज का जो सब्सिडी है वो 85% हो गया। तो जो टिकट का जो कॉस्ट है वो 15% है ऑफ द टोटल ट्रैवल फेयर, तो वो स्टेट्स दे दें। अब स्टेट्स कैसे दें वो उन पे निर्भर करता है, या तो माइग्रेंट वर्कर्स से ले या फिर खुद से पैसा दे दे। लेकिन ये भी सरकार ने तब कहा जब ऑलरेडी ये उनको शेम किया गया पब्लिक में कि ऐसी स्थिति में भी आप पैसे ले रहे हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो टिकट के जो फेयर हैं वो उस पर नॉर्मल फेयर से ज़्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक 50 रुपये का कोरोना सरचार्ज भी डाला गया है। तो जहां अगर 750 का टिकट है तो वहां 800 रुपये लिया गया है। और गुजरात, अनेकों ही स्टेट्स ऐसे लिए हैं। उसके बाद कांग्रेस ने जब ये बात की कि हम सारा पैसा चुकाएंगे, तो खास करके भाजपा के जितने भी स्टेट्स हैं उन लोगों ने ये कहा है कि अब हम लेंगे, लेकिन ऐसी रियलिटी में नहीं हो रही है। कल भी जो ट्रेन गुजरात से निकली है वहाँ पर भी पैसेंजर्स ने 800 रुपये दिए हैं, लेकिन इसकी भी रिपोर्टिंग हमने नहीं देखी। और ये जस्टिस AP शाह ने 3 पॉइंट खास करके बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से ये डिसीजन सारे जो ले रही हैं उसमें एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट दिख रहा है उनको। वो एक तो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ बिकमिंग लेस एंड लेस सेंसिटिव टू द राइट्स ऑफ पुअर। मतलब गरीबों के जो राइट्स हैं और गरीबों के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट और धीरे धीरे ये दिख रहा है कि वो कम से कम सेंसिटिव होती जा रही है। मतलब जो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू डिग्निटी के जितने भी प्रिंसिपल संविधान में इंश्राइन किए गए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जो लॉकडाउन के दौरान जितने भी जजमेंट सुनाए वो उनमें कहीं पे भी नहीं दिखा। और क्यों नहीं दिखा, उसमें जस्टिस AP शाह ये कहते हैं कि कोर्ट अब अनक्रिटिकली जो एग्जीक्यूटिव का पर्सपेक्टिव है, जो सेंटर गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, उसको अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर रहा है। और ये कह रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स के भी इशू में हमने देखा, उन्होंने ये कहा कि सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। अभी ये जो ट्रेन की टिकट का जो मामला था उसमें सरकार ने ये कहने से सुप्रीम कोर्ट को ये कहने से इनकार कर दिया कि हम नहीं बताएंगे आपको कि सरकार पैसे ले रही है या नहीं ले रही है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ये इंस्ट्रक्शन सरकार के द्वारा नहीं दी गई थी कि ये बताया जाए। मतलब टिकट ले रही है या नहीं ले रही है ये भी एक तरीके से अब स्टेट सीक्रेट हो गया है लॉकडाउन के दौरान। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जस्टिस गवई और ये लोग सारे थे, उन लोगों ने सरकार पे एक भी सवालिया निशान नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब ट्रेन तो चल गई हैं, लेकिन ये जो पिटिशन, ये जो प्रेयर है वो हमें बेसिकली उसके स्कोप के बियॉन्ड है, ये टिकट का फेयर लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ट्रेन चलाने का और माइग्रेंट वर्कर्स के ख्याल रखने का अपनी तरीके से पूरा प्रबंध कर लिया है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष को माना मीडिया में भी। जब मीडिया वाले जो केस में था, जहां पर उन्होंने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्रीडम प्रेस को ऑफिशियल वर्जन ही रिपोर्ट करना है। अब इस तरीके का ऑर्डर, वेग ऑर्डर, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए
अभी तक किसी भी मीडिया वालों को समझ में नहीं आया। साथ में ही आप माइग्रेंट वर्कर्स पे भी आप वो देखें अभी, और अनेकों इस तरीके के पिटिशन हैं जहां पर ये जो सरकारी अरेस्ट हो रहे हैं जर्नलिस्टों पे या फिर एक्टिविस्टों के, इस पे इसको सरकार ने, इसको सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट ऑफ एसेंशियल हियरिंग्स में नहीं डाला। इमरजेंसी मीटिंग इनकी नहीं करवाई, इमरजेंसी हियरिंग नहीं करवाई, उनको कहा कि अभी लॉकडाउन सबसे प्रमुख विषय है और इसी पे बात करेंगे। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी पे केस होता है और अर्नब गोस्वामी की एक पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे लगाई कि ये जो उन पे अटैक हुआ था वो कांग्रेस ने करवाई थी, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रात को 10 बजे अर्नब गोस्वामी ने पिटीशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने सुबह के 10 बजे अगले ही दिन उसको हियरिंग के लिए डाल दिया। तो आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की का जो प्रायोरिटीज़ है वो एक तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से है। और ये तीसरा मतलब एक प्रायोरिटीज़, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, अभी मतलब लॉकडाउन से पहले की भी बात अगर हम देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विषय था, सीएए का विषय था, उसी तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स, किसी को भी ये प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। लेकिन जहाँ पे भी सरकार को डिफेंड करने का मामला आता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट 2-3 महीनों में पूरी तरीके से आगे रहकर उनको सरकार का पक्ष रखा है। मतलब और इसकी, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े खुद ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे जब इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट आगे रहकर अपनी मॉरल अथॉरिटी और जुडिशियल अथॉरिटी को क्यों नहीं दिखा रहा है। जुडिशरी भी लोकतंत्र के स्तंभ, एक स्तंभ है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को चेक में रखता है। तो इसमें जस्टिस बोबड़े हिंदू में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है जिसमें ये जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसमें ये आंसर दिया है और मैं अभी कोट कर रहा हूँ, व्हाट डू कोर्ट्स नॉर्मली डू। वो कह रहे हैं कोर्ट्स डिक्लेयर राइट्स विच आर गिवन इफेक्ट टू बाय द एग्जीक्यूटिव, और मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार। बट दिस इज नॉट अ सिचुएशन वेयर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हैज़ मच प्रायोरिटी और एज मच इम्पोर्टेंस इन अदर टाइम्स। मतलब इफेक्टिवली वो कह रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकार हैं लोगों के, आज के जो ये लॉकडाउन के दौरान जो टाइम है इसमें आवश्यक नहीं है। और अभी इस टाइम में जहाँ पर लॉकडाउन हो रहा है और उसमें जस्टिस बोबड़े का ये साफ कहना है कि यहाँ पे जुडिशरी को आगे रहकर कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं करना चाहिए, ये टाइम एग्जीक्यूटिव का है और एग्जीक्यूटिव पे पूरी तरीके से भरोसा रखना चाहिए लोगों को। ये साफ सुप्रीम कोर्ट कह ही रही है। और कुल मिला के मतलब अगर ये देखा जाए तो मतलब मीडिया को वॉचडॉग कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में मीडिया ने एक तरीके से सरकार को पूरी तरीके से बेलगाम छोड़ दिया है। और मतलब सरकार अभी कुछ भी करे, और कहाँ यूपी से इतनी सारी स्टोरीज़ डेली आ रही हैं कि किस तरीके से सरकार ने अपनी तरफ से ये आगरा मॉडल का जब भीलवाड़ा मॉडल, जब केरला मॉडल की बात हो रही थी तो सरकार ने, जो लव अग्रवाल है, उन्होंने आगरा मॉडल की बात की जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मॉडल है और किस तरीके से लोगों को मैप किया जा रहा है टेक्नोलॉजिकली। दूसरे ही दिन जब ये वीडियो सामने आता है कि किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं उनको खाना और पानी फेंक कर दिया जा रहा है और लोग मतलब जानवरों की तरह किस तरीके उस फेंके हुए खाने को किसी तरीके से हथियाने में लगे हुए हैं। तो ये है आगरा मॉडल। किसी मीडिया ने इसको ज़रूरी नहीं समझा कि इसको दिखाया जाए, सिवाय कुछ वायर ने दिखाया, कुछ एनडीटीवी ने दिखाया, ऐसे छोटे मोटे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टेलीविज़न मीडिया है इस ऐसी स्टोरीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर किया उन्होंने। तो सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है इस पे तो सवाल है नहीं हुआ, लेकिन ये जो पुलिस स्टेट जिस तरीके से बना है उसमें लास्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन से पहले भी जिस तरीके से एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा साफ नज़र आ रही है अब
कि जो स्टेट और सिटीज़न का जो रिलेशन होता है, जो रिश्ता होता है, वो एक बहुत ही फंडामेंटल तरीके से भारत में चेंज हो रहा है। मतलब आप देखिए जिस तरीके से सीए के बाद एक प्राउड मुस्लिम कम्युनिटी ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, डिसेंट किया, जो कि लोकतंत्र में उनका अधिकार है, उसको पूरी तरीके से विलिफाई किया गया, उसको पूरी तरीके से डिमोनाइज किया गया। और मीडिया ने किया उसको, सरकार का जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट है वो आज मीडिया पूरा कर रही है। और बिना क्वेश्चन किए हुए शाहीन बाग और ऐसे जहाँ पर अनगिनत औरतें जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो एजिटेशन कर रहे थे, उनको टेररिस्ट बताया गया, उनको जिहादी बताया गया, और ये सारी चीज़ें हुई। और फिर उसके तुरंत बाद दिल्ली राइट्स होते हैं, और दिल्ली राइट्स को भी मतलब एंटी हिंदू राइट्स दिखाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में। हालांकि सच्चाई ये थी कि पूरी तरीके से मुसलमान ज़्यादा मरे थे, उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके घरों को ज़्यादा जलाया गया था, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था, और एक पूरी कम्युनिटी को पछाड़ कर गलियों के अंदर डाल दिया गया। तो ये जो भी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उन लोगों को ये पूरी बात एकदम पता चलती है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए स्टेट का रिस्पांस क्या रहा। सेंटर का रिस्पांस ऐसा रहा कि एक भी सेंटर के लीडर, एक भी सेंटर की, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो होम सेक्रेटरी हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, किसी ने भी दंगा पीड़ित इलाकों में जाकर नहीं घूमे। उन स्टेट ने जब मामला ठंडा करने के लिए किनको भेजा, दंगा मुसलमानों से बातचीत करने में, जो राइट अफेक्टेड मुस्लिम से, किनको भेजा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को भेजा। मतलब एक तरीके से कि जो मुस्लिम है उनका जो रिलेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से है। मतलब वो मुस्लिम्स आर, एक तरीके से ये नैरेटिव कंट्रोल मैकेनिज़्म में इस तरीके से देखा जाए कि अब मुसलमान जो है, जो इंडिया के जो माइनॉरिटीज़ है, वो अब नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स नहीं है, वो अब सिक्योरिटी के सब्जेक्ट है। चाहे जैसे जिस तरीके से विदेशी टेररिस्ट हैं या किसी बाहर मुल्क के आतंकी हैं, उस तरीके से इंडियन मुस्लिम्स का भी अगर उनको किसी का अटेंशन मिलना चाहिए तो वो भारतीय नेताओं का नहीं मिलना चाहिए, वो मिनिस्टर्स का नहीं मिलना चाहिए जिनको वो खुद इलेक्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पर नहीं गए, कोई नहीं गए, लेकिन किनका अटेंशन मिलना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का। उसी तरीके से आप लॉकडाउन में भी देखें तो लॉकडाउन में जब पूरी तरीके से तबलीगी जमात का जो पूरा क्लस्टर को पूरी तरीके से कि मतलब इन्हीं की वजह से कोरोना फैल गया, जबकि रियलिटी ये था कि 60,000 केसेस में 4 से 5,000 केसेस ही तबलीगी जमात क्लस्टर के लोग थे, बाकी सब दूसरी जगहों से आए थे। लेकिन मीडिया में ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि इन्हीं की वजह से हो गया है, और कोरोना जिहाद हैशटैग का ये पूरा ट्विटर पे चलाया गया। वहाँ पर भी कोई उनको, तबलीगी जमात को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो किया बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्ट था, लेकिन उनसे भी बातचीत करने के लिए भारतीय नेता नहीं गए। दिल्ली पुलिस के लोग तो बाद में गए, या तो पुलिस गई या फिर ये बताया गया कि अजीत डोभाल ने रात को 2 बजे जाकर तबलीगी जमात के जो लीडरशिप है उनसे बात किया, तब जाकर उन्होंने कोऑपरेट किया। मतलब उससे पहले वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कोऑपरेट किया, उनके साथ जाकर बातचीत की, तब उन्होंने बात किया। सिमिलरली जो स्टेट का जो रिलेशन जो है भारतीय गरीबों के साथ, जो इंडिया के जो पुअर पॉपुलेशन है, वो भी एक तरीके से अब सिक्योरिटी ही सब्जेक्ट रह गए। उनके लिए ना तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कोई नियम है, ना तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी नेट है, ना उनके लिए कुछ अलग से प्लान किया गया कि उनको किस तरीके से बचाया जाए। लेकिन उनको पुलिस रोकेगी लॉकडाउन वायलेट करने के लिए, वो उनको पुलिस अगर मदद भी उनकी करेगी तो वो भी वो पुलिस करेगी। तो उसमें आप जिस तरीके से आपने देखा, तो पुअर को भी एक तरीके से सिक्योरिटी सब्जेक्ट्स बनाया गया, क्योंकि आप माइनॉरिटी और पुअर जो इंडिया के हैं वो देश के नेता और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है या देश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क है, उनसे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन उनको
उनके लिए अच्छा या बुरा देश का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, चाहे वो पुलिस हो या नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, वही कर सकता है। आप इतनी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स पर ना प्रधानमंत्री एक शब्द बोले। कल यहाँ पर लोग पटरियों में आकर कुचल दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से सिर्फ वही निकला जिस तरीके से कि हमें बहुत दुख है। लेकिन क्या मीडिया ने ये सवाल पूछा कि अगर आपके पास क्योंकि कोई प्लान नहीं था, आप कभी ट्रेन चलाते हैं कभी नहीं चलाते हैं, जब आपने चलाया भी तो होम सेक्रेटरी का ऑर्डर निकला कि ओनली दोज माइग्रेंट वर्कर्स जो रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं उनको लिया जाएगा, या स्टेट ने जिसने रजिस्टर किया है उनको लिया जाएगा, लेकिन जो जो निकले नहीं अभी तक वो वहीं रहे, उनको नहीं लिया जाएगा। और मतलब ऐसा वेग, मतलब निकालने के बावजूद भी, तो पूरी तरीके से प्राथमिकता स्टेट की कहाँ है वो हमें एक तरीके से पूरी तरीके से दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक मुझे इसमें ये लग रहा है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से जो चारों स्तंभ अगर मान लिया जाए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मतलब विपक्षी दल लगातार अब बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में भी कुछ वामपंथी दलों को अगर छोड़ दिया जाए तो सब लॉकडाउन के समर्थन पे थे, और मतलब प्योर एकदम क्या कहते हैं, ओवरआर्चिंग जो लॉकडाउन है उसके समर्थन में थे, उसको नुआंस तरीके से नहीं देखा था किसी ने। लेकिन अब विपक्षी दल लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों को कवरेज नहीं मिलता है। मतलब चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, या चाहे कोई भी हो, लेकिन उनको अब उनका क्या कहना है मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी और भाजपा के नेता अगर सिर्फ दुख भी प्रकट कर दे तो उनको पूरे दिन का कवरेज मिलता है, ये हम सब जानते ही हैं। तो इसमें तो ये जो डेमोक्रेसी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो एसेंस है, जो अंग है, वो बहस का है, और बहस ख़त्म हो गई है इस लॉकडाउन के दौरान। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मुझे लग रहा है। अब विपक्षी दल धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स, एक तरीके से राजनीतिक जो विमर्श है वो पूरी तरीके से दबा दिया गया था, कुछ मीडिया के द्वारा दबा दिया गया था, कुछ विपक्षी दल खुद से ही सहम गए थे इस कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन अब वो मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राजनीतिक विमर्श अब आने वाले दिनों में हो, खास करके तब कि लॉकडाउन के बाद जो एक नया नॉर्मल है, जहाँ पे एक बहस का नहीं बल्कि सहमति, सरकार से सहमति का एक अलग तरीके का कल्चर बन गया है, उससे लड़ना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किनको लगता है कि ये मीडिया इसको आगे लेकर जाएगी, तो वो भी मेरी तरफ मुझे लगता है कि अब वो गलत है। अब मीडिया पूरी तरीके से, अब मीडिया की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स और प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट्स दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं उनके पास। ऑलरेडी सारे जर्नलिस्टों का पे कट कर दिया गया है, सारे अखबारों में, सारे टेलीविज़न चैनल्स में। मतलब उन मीडिया के जो मैनेजमेंट है, जो मालिक है, उनको एक मौका मिल गया है कि वो लोगों की अगर पैसे हो भी तो फिर भी सैलरी किस तरीके से कट करे ताकि उनका पैसा बचे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सच में ख़त्म हो गए हैं। और आने वाले दिनों में एडवर्टाइजमेंट्स किस गति में आएंगे, क्योंकि बिजनेस तो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट गरीबों पर पड़ेगा। तो उस पे आने वाले दिनों में ये बहस होना बहुत ज़रूरी है, और मीडिया इसको नहीं दिखाएगी। जनता को, लोगों को अपने अपने जहाँ जहाँ से है उस पे जब तक ये बात नहीं करेगी, तो जो छोटे मोटे जो मीडिया जो दिखा भी रही है वो भी नहीं दिखाएंगी। ये प्रेशर ग्रुप अब जनता को सीधा सीधा लाना होगा। और ये जो आपसी सहमति है, जो पूरी तरीके से एक मध्यवर्गीय अपर क्लास द्वारा संचालित की हुई सहमति है कि गरीबों का वॉइस तो अब मैटर नहीं करता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कुछ, और कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। और लॉकडाउन, चाहे लोग मर भी जाए फिर भी लॉकडाउन ज़रूरी है। इस चीज़ का खंडन करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब लॉकडाउन एक का जो नुआंस है, सरकार से ज़्यादा सवाल पूछने पड़ेंगे हमें, चाहे वो मीडिया पूछे, चाहे हम पूछे, और अपनी अपनी जगहों में जितने भी सारे लोग पूछ पाएँ वो पूछें। यही आने वाले दिनों में
मुझे एक थोड़ा बहुत दिखता है। और ये जो सहमति है इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सारे जो लोकतंत्र के जो अंगों में जो सहमति हुई है उसकी वजह से एक अप्रत्याशित केंद्रीयकरण हुआ है, जो आने वाले दिनों में एक ऑटो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ सकता है। एक ही आज के डेट में नॉलेज का एक ही सेंटर है, जो कि विजडम जो है उसका भी एक ही सेंटर है। अगर और जो रूल्स और पॉलिसी जो बना रहे हैं वो भी सिर्फ सेंटर है। तो सिर्फ हर चीज़ घूम फिर कर मोदी गवर्नमेंट पे आ गई है। अगर पॉलिसी बनाएंगे वो बनाएंगे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो उसको भी वही संचालित करेंगे, और किसी का कोई रोल नहीं है। सिविल सोसाइटी पूरी तरीके से एक तरीके से मतलब वो क्या कह रहे हैं उसको अब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। और आज के दौरान मतलब ये सब ने लॉकडाउन में क्या क्या भुगता है, लेकिन अभी भी जो मिडिल क्लास बुद्धिजीवी हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर पे क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में सरकार का पब्लिक हेल्थ केयर को मजबूत करने के क्या प्लान है, इस पे आज तक बहस नहीं हुई है। अब बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि प्राइवेट जो हेल्थ केयर है उनको कोविड ट्रीटमेंट में लेकर आया जाए। तो अब प्राइवेट हेल्थ केयर अब जिस प्राइवेट हेल्थ केयर को एक तरीके से और मजबूत करने का एक कैंपेन चल रहा है, और प्राइवेट हेल्थ केयर अभी इससे शुरुआत कर रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर सब्सिडाइज ना भी करे तो अधिकांश जो सरकारें हैं उन्होंने गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है और वो इंश्योरेंस काम आएगी, तो इसीलिए प्राइवेट हेल्थ केयर को लेकर आओ। लेकिन इसमें कोई भी बुद्धिजीवी या हेल्थ एक्सपर्ट्स जो प्राइवेट हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड में, वो लोग आज ना इंडिया में ना कहीं विदेश में ये बात कर रहे हैं कि जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव के लेवल पे किस तरीके से हेल्थ केयर मजबूत हो, उसके बारे में आज भी बातचीत नहीं हो रही है। तो सिविल सोसाइटी की तरफ से ये पहल होनी ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ों पे बात हो जो असली मुद्दे हैं, और तभी इस लोकतंत्र का जो थोड़ा बहुत डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज, सारी गलतियों के बावजूद जो थोड़ा बहुत जो भारत में बचा हुआ है उसको हम बचा पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके से जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और मीडिया चारों ही एक तरीके से प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं कि सवाल नहीं पूछने हैं सिर्फ मानना है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंदा स्वरूप दिखाता है हमारे मतलब इंडिया के लिए। तो इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। अगर कोई सवाल है तो मैं उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूँ, नहीं तो कहिए। ज़्यादा सवाल नहीं है लोगों के, तो ठीक है साथियों, अभी इस लाइव को समाप्त करेंगे। धन्यवाद आप लोगों के समय का, और इन आगे आने वाले दिनों में इस तरीके की चर्चाएं करते रहें समकालीन जनमत। और धन्यवाद, नमस्कार।